डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हमने भी ठानी है हर मंगलवार और गुरुवार को सच की अलग जगाने की, और ये कोशिश अनवरत जारी है। आप इन दोनों दिन मेरे साथ रहते हैं, मुझको पूरी उम्मीद है। तो शाम के 6 बज चुके हैं, इस 50 से 55 मिनट को रिजर्व रखना है आपको मेरे लिए। वैसे आज हम जिस विषय की बात करेंगे वो इतिहास से भी जुड़ता है, वो हमारी विरासत से भी जुड़ता है, हमारे आर्थिक अध्याय से भी जुड़ता है और हमारे भविष्य को भी संवारता हुआ नजर आता है। आज बात करेंगे हम रेशम उत्पादन की या फिर सिल्क उद्योग की। भारत में रेशम उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। विश्व का रिकॉर्ड बताता है कि रेशम उत्पादन के मामले में भारत दूसरे पायदान पे खड़ा है, और लगातार ये स्पीड बढ़ती जा रही है हमारे और आपके साथ की तरह। तो आज रेशम उत्पादन से जुड़ी हुई सारी बातें समझेंगे, इस उद्योग को कैसे और पल्लवित किया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और किसान कैसे इसके साथ जुड़कर अपनी आजीविका को और सुधार सकते हैं, आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है। तो तमाम पहलुओं पर आज गहनता से बातचीत करेंगे, और सारी बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए, नजदीक से एक एक पॉइंट बताने के लिए आप जानते ही हैं हमारे साथ देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट इस चर्चा में जुड़ते हैं। मेरे शो की रवायत है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के बाद लौटते हैं, तो फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। रेशम एक ऐसा धागा है जो भारत के इतिहास, परंपरा और कला को जोड़ता है। कांचीपुरम साड़ियों के समृद्ध चमकीले रंगों से लेकर भागलपुर टसर की मिट्टी की सुंदरता तक, हर रेशमी साड़ी एक कहानी कहती है जो इतिहास, परंपरा और विरासत का अद्भुत समागम है। भारत में सिल्क उद्योग विशेष रूप से रेशम पालन, सेरिकल्चर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनकर समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सिल्क समग्र योजना प्रमुख है। भारत विश्व स्तर पर रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत का कच्चा रेशम उत्पादन 2017-18 में 31,906 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। वहीं शहतूत बागानों का क्षेत्रफल 2017-18 में 2,23,926 हेक्टेयर से बढ़कर 2023-2024 में 2,63,352 हेक्टेयर हो गया। इतना ही नहीं, रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात 2017-18 में 1,649.48 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2,027.56 करोड़ हो गया। भारत में रेशम उद्योग के विकास में सरकारी योजनाओं की अहम भूमिका है। ये पहल रेशम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध कराती है। रेशम समग्र योजना भारत भर में रेशम उद्योग को बेहतर बनाने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करके उत्पादन को बढ़ाना है। रेशम समग्र 2 सरकार के पहले प्रयास का विस्तार है, जिसका बजट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 4,679.85 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके जरिए रेशम के कीड़ों को पालने से लेकर गुणवत्तापूर्ण रेशमी कपड़े बनाने तक पूरी रेशम उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रेशम समग्र के अलावा रेशम और हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने वाली दूसरी योजनाएं भी हैं, जिसमें कच्चा माल आपूर्ति योजना RMSS, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम NHDP और कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना समर्थ भी शामिल है।
इन योजनाओं से उत्पादित कच्चे रेशम की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है, जिससे भारत में रेशम उद्योग के विकास में योगदान मिल रहा है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रेशम समग्र और रेशम समग्र 2 जैसी योजनाओं की मदद से भारत का रेशम उद्योग रफ्तार पकड़ रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन योजनाओं से कैसे किसानों, बुनकरों और ग्रामीण परिवारों को मदद मिल रही है। तो आज चलिए रेशम से लिपटी हुई इन बातों को आर्थिक लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात, किसानों के लिहाज से क्या कुछ रेशम उत्पादन या फिर सिल्क उद्योग कहता है, यह भी समझने की कोशिश है। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर रिपुदमन सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। डॉक्टर सिंह, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ जुड़ रही हैं चर्चा में सोनबिरी जी, रेशम की किसान है, उत्पादन करती है रेशम का। तो सोनबिरी जी, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधीर मोहन शर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर सेरिकल्चर, देहरादून, उत्तराखंड से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सरदाना जुड़ रहे हैं, अक्सर मेरे कार्यक्रम में आते हैं और आज फिर एक बार शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले डॉक्टर रिपुदमन सिंह, आप ही से शुरुआत करूंगा। सर, सरकार की कोशिश इतिहास को, विरासत को, उद्योग को, आर्थिक सेक्टर को एक साथ समेटने की, जब इन सारी चीजों को हम एक साथ देखते हैं तो सरकार की इन कोशिशों को आप कैसे आकलन कर पाते हैं? सबसे पहले समूह को नमस्कार। जैसा कि आपने पहले इसके बारे में बता दिया है, ये रेशम उद्योग केवल उद्योग ही नहीं है, ये सामाजिक ताना बाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 70% से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की होती है। तो ये रेशम उद्योग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका आर्थिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा कर रहा है जी। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बताएं, जैसे मैं बताऊं आपको कि आज से 7-8 साल पहले हमारा उत्पादन केवल 20,000 टन के आसपास था। समग्र स्कीमें, बाकी स्कीमें जो चलाई हैं, आपकी समर्थ स्कीम चलाई हैं, और क्योंकि रेशम उद्योग प्रायोरिटी पर है, तो आज हम देखें कि आपको 7-8 साल में हमारा 38,000 से ज़्यादा मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। और इसमें 90 लाख के लोग जो हैं, जिसमें 70% महिला हैं, इससे लाभान्वित हो रही हैं। अच्छा। इसके साथ ही साथ ये उद्योग केवल हमको जो है सामाजिक ताना बाना पूरा करता है, साथ ही साथ हमको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है, जो कि आप जैसे आपने पहले प्रेजेंटेशन में बताया कि इसमें हमारा जो है सालाना जो बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा हुई है वो 2,000 करोड़ से ज़्यादा की हुई है सर में। इसके अलावा ये 2,000 करोड़ तो हमारे उसका हुआ है जो सिल्क का होता है, इसके अलावा हमारे इसका सिल्क वेस्ट भी एक्सपोर्ट होता है। तो रेशम उद्योग के बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि नथिंग इज वेस्ट इन सिल्क। अच्छा। सिल्क का वेस्ट नहीं है, उसके हर वेस्ट का भी उसकी एक वैल्यू है। अच्छा। उसकी भी जो है आपकी जो है क्या कहते हैं महत्व, इकोनॉमिक महत्व है, वेस्ट में भी टेस्ट है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा ये है अभियान है। और साथ ही साथ भारत के साथ एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत एक अकेला पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसमें 4 प्रकार के रेशम होते हैं। और 4 प्रकार के रेशम में एक मूंगा सिल्क ऐसा होता है जो कि विश्व में कहीं नहीं होता है, वो केवल आसाम में ही होता है, और उसमें कोई केमिकल डाई इस्तेमाल नहीं होती है किसी भी तरह की जो। और 4 रेशम में आपका जो है वही सबसे ज़्यादा बहुमूल्य, कॉस्टली, कीमती रेशम होता है जो आपका जो है। तो ये जो उद्योग ये समूह को समझता है, और गांव का उद्योग है, ये कुटीर उद्योग है, गांव का उद्योग है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप जान के आश्चर्य होगा, जैसे आपने पहले बताया कि रेशम में हमारा भारत देश चीन के बाद दूसरा देश उत्पादक देश है जी। साथ ही साथ पूरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, वर्ल्ड के टेक्सटाइल प्रोडक्शन में सिल्क का जो कंट्रीब्यूशन है 0.2% है। मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत कम है। पर उसका अगर आप वो क्वांटिटी में बता रहा हूँ, पर अगर आपकी वैल्यू देखें तो वो उसकी पूरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो वर्ल्ड में होता है उसका टोटल वैल्यू का 7% वैल्यू आता है। ठीक है। और इसमें जो है आपका जो फ्लो ऑफ मनी होता है वो नीचे से आता है। अगर आप 100 रुपये की सिल्क खरीदेंगे तो 65 रुपये आपको किसानों को जाएंगे उसमें। ठीक है सर, तो ये बातें तो सर वो हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे वो बातें समझनी है जो मेरे किसानों को नहीं पता है। सर, मुझे ये बताइए, इस उत्पादन में लगे हुए जितने भी किसान हैं या कारीगर हैं जो इस पूरे काम को कर रहे हैं,
उनके लिए किस तरह की सब्सिडी है, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था है जिससे और उनको प्रोत्साहन मिल सके? देखिए मैं बताऊं, रेशम उद्योग जो संवैधानिक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मैं सादा भाषा में बताता हूं। इसमें ऐसा है कि ये राज्य सरकार को अलग अलग पूरी वो पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाए। केंद्रीय रेशम बोर्ड एक सेंट्रल बॉडी, एपेक्स बॉडी है जो, तो इसमें जो आपके कहते किसानों को क्या क्या सुविधा मिलती है, तो मैं आपको बताता हूँ। किसानों की सुविधा, जैसे कोई रेशम का काम शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको जरूरत क्या पड़ती है, मैं बताऊँ आपको। जितना भी आपने 38,000 टन रेशम का बताया, उसमें 70% प्रोडक्शन आपका मलबरी रेशम का होता है जी। तो उसकी पौध जो है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है या बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे दी जाती है। तो एक तो वो होता है। दूसरा ये है कि अगर जब वो कीट पालन गृह करेंगे तो मतलब कीड़े पालेंगे ना उसको, तो पेड़ लगाएंगे तो उसके लिए आपको पौध मिलेगी। उसके बाद जो कीट पालन गृह बनाने के लिए जो है आपको सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है कीट पालन गृह बनाने का। ये हमारे साथ जो हमारी बहन आई हैं ये बताएंगी इनको कितना उसमें वो मिली है। इसके बाद इनको जो आपको मिलता है कि जो उपकरण खरीदते हैं जो रेशम कीट के उपकरण, उसमें लगभग 70% तक आपकी सब्सिडी दी जाती है। डिपेंड करती है, जैसे आप जानते हैं कि जो विशेष राज्य होते हैं उसमें 90% तक सब्सिडी दी जाती है। साथ साथ मार्केटिंग में भी जो है आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो फ्री ऑफ दी जाती है। ट्रेनिंग वहीं नहीं दी जाती है, यहाँ वो रहती हैं। साथ के साथ उनको स्टडी टूर कराए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कर्नाटक राज्य के पूरे देश का नंबर 1 रेशम उत्पादक देश है। यहाँ पे आपका 60% रेशम होता है, वहाँ बहुत ही उन्नत तरह की खेती होती है। तो वहाँ की स्टडी टूर करवाना, उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में ले जाना, वो भी टूर कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है जब आपका ककून, अच्छा ककून आप उत्पादन करते हैं तो वैरायटी पर भी सब वो दिया जाता है, क्या कहते हैं, प्रोत्साहन। तो इसके अलावा जब आपका जो सिल्क बन जाएगा तो रेशम का जो धागा बनता है उस पर भी हमको जो है उत्पादकों को, मतलब एक्सपोर्टरों को भी अलग अलग तरह से सब्सिडी जाती है। तो हर चेन में कुछ ना कुछ इसमें आपका वो ठीक है सर। तो ये बातें वो जो आपने अपने लिहाज से समझाई, लेकिन ग्राउंड जीरो पे किसान क्या समझता है? सोनबीरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनबीरी जी, असल में जब रेशम उत्पादन की हम बात करते हैं तो एक बड़ी मेहनत, एक बड़ा परिश्रम, किस तरह की चुनौतियां इस उत्पादन से जुड़ी हुई, इस उद्योग से जुड़ी हुई आपने महसूस की? कौन कौन सी दिक्कतें आई मैम? सर शुरू में तो दिक्कत ये थी कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था जी। और 10-12 साल से हम जो है इससे जुड़े हैं और जुड़ने के बाद हमें पता चला कि भाई इससे अच्छा रोज़गार हो ही नहीं सकता किसानों के लिए। तो हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है और अच्छा लग रहा है कि हम औरों को भी बताएं कि भाई इसी रोज़गार से जुड़ें, आप शहतूत लगाएं, कीड़े पालें और इस रोज़गार को बढ़ाएं। और जैसे चीन का नाम है इसी तरह से जो है अपने देश का और ऊंचा नाम जाए, प्रयास यही है। लेकिन 12 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब लग रहा था कि इतना सफल ये सफ़र होगा, इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचेंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आज देख के तो बहुत ही अलग लग रहा है कि कहाँ हम इस लायक गाँव से नहीं निकले शहर के लिए भी, और आज हम दिल्ली जैसे शहर में बैठ के यहाँ आपके साथ संवाद कर रहे हैं सर। जी। तो इसमें जैसा कि अभी सर बता रहे थे डॉक्टर साहब कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, किसानों को पता है ये सब कुछ कितना सरकार कर रही है इस उद्योग के लिए? सर जितना हमें पता है हम बता रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा जो है हमें मैसूर भेजा गया। अच्छा। वहाँ हमें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, जानकारी दी गई है। उसके बाद अभी हमारा कलकत्ता गए थे तो वहाँ हमें ये नहीं पता था धागा कैसे निकलता है। तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि भाई धागा कैसे निकलता है इसमें से, वहाँ कोकोन कैसे पाले जाते हैं, मिट्टी में शहतूत कैसे लगाया जाता है, मिट्टी को कैसे, मतलब ये सारी जानकारी हमें मैसूर में मिली। लेकिन फिर भी जिज्ञासा रही कि भाई धागा कैसे निकलेगा इससे, बड़ी इच्छा थी। तो अब की बार हमें जो है बहरामपुर भेजा गया, कलकत्ता। तो वहाँ पर हमने देखा, वो लेके गए, उसमें घुमाया हमें, तो धागा फिर तो देखने से लगा कि बड़ा आसान है। और क्यों नहीं हम भी अपने यहाँ भी कोकोन तो हम पाल ही रहे हैं, ये कीड़े तो पाल ही रहे हैं, क्यों नहीं हम धागे का भी अपने गांव में, अपनी महिलाओं में इसका भी प्रयास करें, सहयोग सरकार से सहयोग मांगें कि हमारे यहाँ भी ये धागा निकालने का प्रयास चले अपने मेरठ में। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। हमारे साथ स्काइप के जरिए मनोज सिंह डांगी जुड़ रहे हैं।
कोटाबाग नैनीताल उत्तराखंड से। मनोज जी, स्वागत आपका। कैसा रहा रेशम उत्पादन का ये सफर? कैसे काम कर रहे हैं आजकल आप? मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? हेलो मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? साउंड कुछ नहीं सुनाई दे रही है। सर, दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। तो आप फिलहाल, मैं अपने दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ सुधीर मोहन शर्मा जी हैं। तो सुधीर जी, असल में जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उसके अलहदा आपसे ये समझने की कोशिश है कि सेरिकल्चर और आत्मनिर्भर कैसे टिकाऊ दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजों को जोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है हमारा किसान। देखिए, किसानों की प्रारंभ में कुछ समस्या होती है और समस्या जब हमने शुरू किया इस उद्योग को तो कुछ समस्याएं इस तरीके की थी कि मार्केटिंग की समस्या जी। मार्केटिंग ऐसा पहलू है कि किसान कितना भी रेशम बनाए, अगर उसका विपणन नहीं हो पाता है तो उसे बड़ी दिक्कत होनी थी। तो मार्केटिंग को हम लोगों ने मजबूत किया और उसको मजबूत करने की स्थिति ये हुई कि जो रेशम है वो पिछले 5-7 सालों में उसके जो रेट हैं वो आप आश्चर्य करेंगे कि जो कभी रेशम 100 रुपये 150 रुपये किलो बिकता था वो आज 500 रुपये किलो तक, 500 से ज़्यादा, बल्कि कुछ सब्सिडी हम लोग जो है वो किसानों को फेडरेशंस की तरफ से दे रहे हैं ताकि उसका उचित मूल्य किसानों को मिल सके। मैं ये भी कहना प्रासंगिक होगा कि मैं एक पर्वतीय क्षेत्र से आ रहा हूँ जी, जहाँ पर की बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे ऊपर के क्षेत्र हैं वहाँ पर वो खाली हो रहे हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोगों का पलायन हुआ है। आपने समस्या सुनी होगी। इस उद्योग ने बहुत बड़ी नींव रखी कि वो वापस आए, क्योंकि एक ऐसा उद्योग है कि जहाँ भी इसको, जहाँ पेड़ शहतूत का, वहाँ इसको पाला जा सकता है। और चूँकि विभाग किसानों के लिए जो रेशम के कीड़े हैं वो उपलब्ध कराता है, मार्केटिंग उपलब्ध कराता है, तो जो एक बहुत बड़ा, और कहीं भी जा कर के किसी भी, उसको कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए कि कहीं स्पेशल कोई प्लेस चाहिए, उसको झोपड़ी में पाला जा सकता है या छोटा सा अगर उसको भवन मिल जाए तो उसमें पाला जा सकता है। तो इस प्रकार से किसानों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू किया। और चूँकि किसी भी इंटीरियर से इंटीरियर क्षेत्र में जहाँ भी शहतूत हो जाए, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि शहतूत का पौधा वास्तव में पहाड़ से ही जन्मा है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ ये पुष्पित फलवृत्ति बहुत आसानी से होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो ऐसे में बहुत लेकिन सर, उत्तराखंड की जलवायु इस उद्योग के लिए आपको लगता है मुफीद है, व्यवहारिक है? जी, ऐसा मैं बताऊंगा कि आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारा साउथ इंडिया है या जो हमारा वेस्ट बंगाल है जो कि इसमें बड़े अग्रणी हैं, वो लोग, उन लोग यहाँ पर विशेष रूप से बंगाल में जो शहतूत की जो रेशम का उत्पादन होता है वो मल्टीवोटिन कहलाता है, क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा गर्म जलवायु है। लेकिन ऐसी जो हमारी नॉर्थ इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं, स्पेशली पहाड़ी स्टेट हैं, वहाँ की जलवायु उतनी मुफीद है कि आप जो है वो बायोवोटिन जो किस्म है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म मानी जाती है, उसको जो है वो बड़े आसानी से कीट पालन होता है। तो गुणवत्ता के हिसाब से हमारे नॉर्थ इंडिया का बना हुआ जो रेशम जो है वो किसी भी साउथ इंडियन स्टेट से बने हुए रेशम के मुकाबले का ही होता है, बल्कि उससे अच्छा ही होता है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं, या ये हमने देखा है कि ये बहुत बड़ा साधन बना है जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। और चूँकि ये सब चीज़ें कि जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग इत्यादि की सुविधा आसानी से सुलभ हुई है, और हम लोगों ने फेडरेशन का गठन किया था जो कि इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस दे रही है। क्योंकि देखिए, रेशम बनने से काम नहीं चलेगा, उसका रेशम का, जैसे बहन ने बताया, उसका धागा बने और उसके बाद में कपड़ा बने और उसके बाद कंजम्पशन उसका हो। ये सब एक इस तरीके का एक सर्किल होता है जो कि किसी भी स्टेट को विकसित करने के लिए आवश्यक है। और इसके लिए ठीक है, तो इस तरह का मैकेनिज्म फिलहाल बनाया जा रहा है। आगे भी मैं समझूंगा सर आपसे। प्रदीप जी मेरे साथ हैं। तो प्रदीप जी, दो चीजें हम सुनते हैं, मेक इन इंडिया और एक सुनते हैं सर वोकल फॉर लोकल। इन दोनों ही चीजों में क्या सिल्क रेशम उत्पादन फिट होता दिखाई देता है? आपका एनालिसिस क्या है सिल्क उद्योग को लेकर, जब हम वैश्विक मानचित्र में इसको समझने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल स्केल है जी, वो ग्लोबल हो गया है।
इस पर आप देखिए, जो जब से ये जब 1947 की अगर बात करें तो उस समय सिर्फ 1400 मीट्रिक टन उत्पादन होता था हमारे यहाँ रेशम का, और 2013 तक बात करें तो करीब 23,000 मीट्रिक टन तक पहुँचा। उसके बाद जो जिस तरह इतना तेज़ी से बढ़ा है, आप देखिए कि पिछले 5 साल में 7,000 मीट्रिक टन बढ़ गया उत्पादन, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो ग्लोबल की हम बात करें, चाइना जो है नंबर 1 रहा, वो 80% उत्पादन करता था रेशम के अंदर, लेकिन जो हमारा जो उत्पादन बढ़ा है, साथ साथ जो रेशम की गुणवत्ता बढ़ी है, उससे पूरे विश्व में हमारे रेशम की मांग बहुत बढ़ गई है। पहले तो भारत ही जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम को भारत के लोग लेते हैं, लेकिन बाद में यूएसए है, जापान है, इटली है, यूके है, सब जगह ये जाता है और उसकी मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो चाइना पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। आप देखिए कि 2016 के अंदर चाइना 1,58,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता था रेशम का। कितना बड़ा फर्क है, 1,58,000 मीट्रिक टन। लेकिन 2016 के बाद जो उसका ग्राफ जिस तेजी से नीचे गिरा है, वो इतना आश्चर्यजनक है कि आप देखिए 1,42,000 आया, 1,22,0000 आया, और पिछले साल जो है 58,000 मीट्रिक टन हुआ, और अब वो सिर्फ 50,000 मीट्रिक टन रह गया है। सिर्फ हमारे से देखिए हम 39,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गए हैं, इतने करीब पहुंच गए हैं कि भारत जल्द ही नंबर 1 बन सकता है। नहीं, लेकिन प्रदीप सर, मेरा जो कंसर्न है वो किसानों को लेके है। कितने प्रतिशत भारतीय किसान की पहुंच सीधे बाजार तक है जो वो सिल्क उद्योग की बात करता है सर? देखिए, तभी तो संभव हो रहा है कि आप बाजार तक पहुंचे, जिस तरह इन्होंने बताया। नहीं, मेरी आप बात सुनिए। बाजार में सिल्क उद्योग, सिल्क पहुंचाने के दूसरे भी जरिए हो सकते हैं सर। नहीं, ये जो समग्र खाली हाथ बैठ जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो हमारी समग्र योजना आई है, इससे इसके अंदर खाली किसानों को सहायता देना ही नहीं है, रेशम उत्पादन बढ़ाना नहीं है, उसके शहतूत के जो बागान है वो तो बढ़ाए जा रहे हैं। मकसद किसान की जेब में भी जाना है ना सर। आपको मैं बताने जा रहा हूं, मेरी आप बात सुनिए, मैं आपका सवाल समझ गया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि आप देखिए, खाली वो नहीं है कि आप हमारे शहतूत के बागान बढ़ा दिए गए, या ओक के बढ़ा दिए गए, या अर्जुन के बढ़ा दिए गए। इसमें क्या है कि जो प्रदर्शनियां लगाई जा रही है जगह जगह, जो किसान बताया जा रहा है किस तरह इसकी मार्केटिंग होगी, वो एक बहुत बड़ी चीज है। लगातार पिछले सालों में कितनी ऐसी प्रदर्शनियां लगाई गई जब किसानों को आमंत्रित किया गया, बाजार से उनका तारुफ कराया गया और संवाद कराया गया आपस में, तो उससे जो है तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं। तभी किसानों की, आप इन्होंने बताया जिस तरह अभी कि 500 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए किलो था, वो तभी संभव हुआ ना कि जब वो आगे जा रहा है। एक बात है सर, किसान की आय बढ़ना एक बात है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं क्या? उत्पादन बढ़ना अलग बात है, किसान की आय बढ़ना अलग बात है। उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन किसान की आय भी क्या पैरेलली उतनी ही बढ़ रही है? मैं ये समझना चाहता हूं। लेकिन तभी बढ़ेगी ना जब उसकी मांग होगी, तभी 100 से 500 रुपए किलो पहुंचेगा। अगर वो किसान अपने पास ही लेकर बैठा हो तो 500 रुपए किलो कैसे हो जाएगा? उसको बाजार मिला ना, तभी 500 रुपए हुआ। उसको बाजार मिला कि बीच में जो मध्यस्थता करते हैं, बिचौलिए मिलते हैं, उसको बाजार मिला? मध्यस्थता ऐसी नहीं है इसमें। मध्यस्थता तो थोड़ी बहुत सभी जगह जो होती है वो होती है, जितनी कानूनी रूप से है। अब कोई इलीगल रूप से कुछ करता रहे वो और बात है, या किसान ना समझे वो उन जाल में फंसता रहे और बात है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि उनको पूरे बाजार में लिया जा रहा है, इनको कलकत्ता ले गए और जगह जगह ले गए, मैसूर ले गए, तो इससे भी तो उनका ज्ञान बढ़ा। मैं समझूंगा यही बात कि असल में ग्राउंड पे किसानों की जेब में कितना आ रहा है। सर मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकने, चर्चा लगातार जारी है। बात हो रही है रेशम उत्पादन की, सिल्क उद्योग की, बात मेरे किसान की और उसकी जेब की और उसकी आमदनी की भी। छोटा सा ब्रेक, लौट। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आंधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं इतिहास, संस्कृति, विरासत, रेशम और रेशम उत्पादन की, सिल्क उद्योग की। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्काइप के जरिए। उत्तराखंड से मेरे साथ मनोज सिंह डांगी एक बार फिर जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज उन तक जा रही हो। मनोज जी, मैं ऑडिएबल हूं, सुन पा रहे हैं मुझको अब आप? जी जी मनोज जी, इस उद्योग की हम बात कर रहे हैं, हालांकि एक चर्चा का फेज हम पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे आप क्या देख पा रहे हैं सर? वाकई किसान सरकार की सोच जो है उसका पूरा फायदा उठा पा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि हर किसान का उत्थान हो और उनकी योजनाओं में वो परिलक्षित भी होता है, लेकिन ग्राउंड पे किसान वो चीजें समझ पा रहा है, उन तक सारी बातें पहुंच रही हैं? जी सर, पहुंच रही है, सारी बातें पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? किसान भी इसका फायदा भी उठा रहा है। जी, कैसे उठा रहा है सर? जैसे किसान को अभी रेशम विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा उनके सारे कर्मचारियों द्वारा वहां पर पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको असिस्टेंट मिल रहा है, रियरिंग हाउस मिलता है, उसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है, 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है, उसमें इक्विपमेंट है, उनको उनके लिए 40,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं और उनको फ्री पौध मिलता है, खाद बीज मिल रहा है, सिंचाई का पैसा मिलता है, गुड़ाई निराई का पैसा मिलता है, उनके रखरखाव के लिए उसमें जो भी फार्म इक्विपमेंट है वो प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार उनको प्रोत्साहन के रूप में एक डांगी साहब, आप उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, आप खुद कोटा बाग से जुड़ रहे हैं, तो कोटा बाग हो, बेलपड़ा हो, रामनगर हो, काशीपुर हो, इस बेल्ट में मैं समझ गया कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पर्वतीय क्षेत्र का रुख करते हैं, तो क्या वहां पे इस उद्योग की उतनी संभावनाएं हैं जितनी तराई क्षेत्र में है? सर, तराई क्षेत्र जैसा अनुकूल मौसम है और पहाड़ी क्षेत्र में मौसम के अनुसार थोड़ी भी परेशानियां तो है। हाँ। रेशम उत्पादन। हाँ। तो वहां पर भी अगर हम उनको उसी समय जिस समय अनुकूल मौसम होता है उसमें वहां पर कर रहे हैं तो 2 फसल आराम से हम वहां भी ले सकते हैं और ले रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के मोटा माटा एक फिगर हम समझने की कोशिश करें तो लगभग कितने किसान रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं, अभी एसोसिएट हैं, और आप तो एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं, आपके पास कोई ऐसा डेटा है डांगी जी? सर, मैं यहाँ पर एक हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में नाथनगर सूर्य का क्लस्टर है, सिर्फ संबलपुर से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। मैं उसको लीड करता हूँ नैनीताल में, और पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो कम से कम 12-14 हजार किसान हैं तो रेशम उत्पादन कर रहे हैं, जो मुझे मालूम है कि आप। ठीक है, लेकिन ऐसे में धामी सरकार, राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठा रही है? क्योंकि स्टेट लेवल पे इस उद्योग को प्रमोट करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो धामी सरकार की तरफ से कौन सी कोशिशें की जा रही हैं? पिछले 2 टर्म से तो वही है राज्य में। सरकार की ओर से एक तो हमें समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, रेशम का समर्थन मूल्य है, और जब हम रेशम उत्पादन करते हैं तो हमारा जो रेशम उत्पादित होता है वो हाथों हाथ बिक जाता है। हमारे होम क्षेत्र में ही उनकी मार्केट लगती है, वहीं पर वो बिक जाता है और उसमें समर्थन मूल्य के अनुरूप में पैसा मिलता है, और उसमें बोनस भी हमको 20 रुपए पर केजी बोनस दिया जा रहा है। और सरकार बीच में प्रशिक्षण
जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते। इससे हमारे किसानों का वर्धन होता है और हम अपने ठीक है। तो सरकार की सोच ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही है। आप मेरे साथ रहिएगा, बाकी लोग भी मेरे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर रिपु दमन सिंह है। डॉक्टर दमन सिंह, असल में हम जब ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे तो ये बात समझ में आ रही थी कि भाई देखिए, कई बार कहने के लिए कुछ और चीजें होती हैं, फिर ग्राउंड पे आते आते उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। लेकिन अभी डांगी साहब भी बता रहे थे और सोनबीरी जी से भी बात हुई, तो बातें समझ में आती है कि उतनी ना भी हो रही हो तो लेकिन उसके आधे से ज्यादा चीजें ग्राउंड परिवर्तित हो रही हैं। तो माना जाए किसान की जेब में उतना जा रहा है जितना पीएम सोचते हैं। देखिए उपाध्याय जी, आपने बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि मार्केटिंग में किसानों की जेब में जा रहा है कि नहीं जा रहा, और राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो मैं दो चीज़ों में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा, आपको बिल्कुल बताता बिल्कुल सर, बोलिए। यहाँ तक मार्केटिंग क्या बात है, तो देखिए रेशम उद्योग में क्या होता है कि राज्य सरकार के लगभग जहाँ रेशम उत्पादन जो होता है वहाँ 5-7 फार्म है। अच्छा। शहतूत फार्म, उन फार्मों में वो फार्म जो है आसपास के गांव से कनेक्टेड है, यहाँ पे कि ककून का उत्पादन होता है। उन्हीं फार्मों ने मार्केटिंग सेंटर हो रहा है, बना रखा है। मार्केट सेंटर पूरा डिजिटलाइजेशन है वहाँ का जो है। वहाँ पर जो है ये क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम का भी आपकी सुविधा उपलब्ध है। तो वहीं के वहीं आपका पूरा जो है किसान को ज़्यादा दूर नहीं जाना, उसको ककून वहीं लाना, और राज्य सरकार किसानों को मदद करती है अपना ककून वहाँ लाने के लिए भी जो है। वहीं टेस्ट होता है, और जो भी आपका क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट होता है। एक राज्य लेवल ककून प्राइस फिक्सेशन कमेटी भी होती है। अच्छा। वो क्वालिटी के पैरामीटर को देखते हुए उसका रेट फिक्स करती है। अब जैसे अभी बताया 500 रुपये के जी है, 500 रुपये के जी भी है, कुछ जो है आपका 600 रुपये बोनस भी मिल रहा है अलग नहीं, से। 600 रुपये पर के जी भी आता है, कोई 450 रुपये पर के जी भी आता है। पूरा उसके ऊपर अच्छे क्वालिटी पर 20 रुपये पर के जी एक अलग से बोनस भी है, जिसको कि राज्य सरकार भी करती है और केंद्रीय रेशम बोर्ड भी पेयर करता है। अच्छा। वो पूरा पेमेंट जो उनको कैश नहीं होता है, वो ट्रांसफर उनके अकाउंट में ही जाएगा, जो कि हमारे जो है मोदी जी का जो है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। दूसरा ये कि राज्य सरकार क्या कर रही है, मुझे अभी तक ध्यान है कि जैसे आप जो ककून होता है ना सर आपका, जो इसको जब हम धागा निकालते हैं तो उसको स्टिफिल करते हैं, सुखाते हैं। तो राज्य सरकार ने, मुझे अभी तक ध्यान है कि अच्छी क्वालिटी का स्टिफिलिंग इक्विपमेंट चाइना से बड़ी प्रयास से लिया गया। 2 यूनिट उन्होंने लगाए हल्द्वानी में और देहरादून में, जिससे कि अच्छी क्वालिटी का ककून सुखाया जा सके वहाँ पर, उसमें वेस्ट ना हो। तो उससे किसानों को रेट ज़्यादा मिल रहा है। तीसरा आपने ये तीसरा सवाल ये पूछा आपसे कि मिडिल मैन है कि नहीं है इसमें मिडिल मैन, जैसे कि सरदाना साहब ने बताया, मिडिल मैन तो हर जगह होते हैं, पर रेशम उद्योग में एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मिडिल मैन कम से कम है। मैं समझता हूँ मुश्किल से 2-4% ही होंगे उसमें। और किसानों को एक चीज़ आप देखिएगा, मैं बताऊँ आपको, अभी आपने जो डेटा दी है बिल्कुल सही डेटा दी है। 2,63,000 हेक्टेयर हमारा मलबरी है, रेशम है। उससे पहले वो जो आपका जो इंक्रीज हुआ है उसका 3-4% हुआ है, जबकि हमारा कोया उत्पादन, रेशम उत्पादन 20,000 से जो है 38,000 हुआ है। तो उसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो क्वालिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है तो किसान को भी जा रहा है। किसानों को हर लेवल से डांगी जी ने बताया सर, एक उत्पादन बढ़ना, क्वालिटी बढ़ना एक ही बात है सर। कई बार जब उत्पादन बढ़ता है क्वालिटी नहीं, एक बात नहीं है, मैं बताऊँ आपको। क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी आनी चाहिए। जैसे कि हमारे शर्मा जी ने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में 3-4 स्टेट ऐसी हैं, हिली स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे अच्छी क्वालिटी का ककून पैदा होता है। और 90% जो वहाँ प्रोडक्शन होता है वो अच्छी क्वालिटी का ही होता है। तो इन स्टेट्स में आपका क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है। और उसका रीज़न ये भी रहा है कि हमारे किसानों को ज़्यादा रेट मिल रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और चाइना का जो है डाउन हो रहा है। और चाइना के बारे में हर एक आदमी जानता है कि उनकी डेटा हमेशा सस्पिशियस होते हैं आपके, जो है बताऊँ आपको। तो हमारे डेटा बिल्कुल सही हैं। किसानों को डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं, जैसे आप, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप फार्मर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करिए, वो बताएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, सोनबीरी जी भी हमारे साथ है। तो सोनबीरी जी, किसान की जेब में असल में जितना जाना चाहिए, जो खुद प्रधानमंत्री लगातार सोचते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, किसानों को उतना बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि कई बार किसानों को वो बाजार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको वो पैसा डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। आपका अनुभव क्या है? सर, हमारे लिए तो ये दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमें इन्होंने, जो रेशम विभाग वालों ने हमें अपने साथ जोड़ा है, तो वो खरीदते भी हैं और हमारा पेमेंट भी जो है
वो खाते में डलवा देते हैं और बेचने के रास्ते हमें आगे कैसे बढ़ना वो हमें सब सिखा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, क्या चीजें मार्केटिंग को लेके सीखी हैं सर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसानों की जेब में अगर किसान चाहे ही ना कि हम बाहर निकलें और अपने माल को बेचें तो फिर देखो फायदा कैसे होगा? फायदा तो बीच वाला ले जाएगा। हाँ, बीच वाला कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ भी? नहीं, अगर किसान देखो, किसान मेहनत खेत में कर रहा है, सारे उसमें काम कर रहा है और बेचने के लिए जो है दूसरे पे निर्भर है। तो अगर किसान दूसरे पे निर्भर रहेगा तो फिर जो है देखो जेब तो उसकी कटनी है। अगर पूरा मुनाफा लेना है तो खुद मार्केट जाना है और रास्ते जो है खुले हैं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। किसानों को उतनी समझ भी तो होनी चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ उन्हें पता हो कि भाई मेरा ये माल है किस बाजार में किस तरीके से बिकेगा, ये पता भी तो होना चाहिए। सर पते के लिए देखना आपका कितना अच्छा चैनल है, ये पूरे हिंदुस्तान का मैं तो सोच रही हूँ कि हर जगह ही चल रहा होगा, विदेशों में भी। तो ये सारी जानकारी दे रहे हैं आपके द्वारा, जो है सारी जानकारी जा रही है। बताओ इससे ज़्यादा और जानकारी क्या दे सकती है सरकार? तो ठीक है, तो किसान को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, आप कह रही हैं। बिल्कुल, अगर थोड़ा सचेत रहेगा तो फिर उसका फायदा होगा। तो सर आज हम निकले हैं, बाहर निकले हैं, जानकारी ली है, ट्रेनिंग के लिए भी जब सर ने कहा वहाँ जाना है, हम बिल्कुल नहीं घबराए। हम जो इतनी दूर गए हैं कि हमारे गाँव के लोग कह रहे हैं अरे तुम कैसे गए हो वहाँ पर, तो सर हमने हिम्मत करी है, तो ट्रेनिंग भी ली है, जानकारी ली है और उत्पाद भी हमने शुरू कर रखा है। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, सरकार कैसे हमारा मुनाफा बढ़ाएगी? सर आप ही बताओ। अच्छा, महिला होना क्या एक और अलग से चुनौती भी होता है किसी भी चीज के लिए? सर महिला ही सबसे ज्यादा संघर्ष करती हैं, मेरी उसमें तो पुरुष नहीं कर पाते। हर फील्ड में पैनल में 4 पुरुष बैठे, आप बात से खफा हो जाएंगे, भाई पुरुष भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, सही बात कह रही है सर। देखो महिलाएं, मैं तो ये देखती हूँ कि कितना जीवन में संघर्ष है सर, कितना कुछ संभालती हैं। अभी मैं कल अपने घर पे जा रही थी, सर बोल दूं? हाँ बोलिए। सर मैं अपने घर पे जा रही थी तो महिला कह रही थी भाई देखो मैं ये कर रही हूँ कि मतलब घर भी संभाल रही हूँ, नौकरी पे भी जा रही हूँ और कोई उसका बीमार था उसकी देखरेख करना। तो सर ये संघर्ष नहीं तो क्या है? बताओ क्या पुरुष कर पाएंगे सर इतना? नहीं बताओ सर, बुरा तो मानेंगे पुरुष, लेकिन पुरुष कर पाएंगे क्या सर? बताओ, आप बताओ सर। बुरा मानने से पहले रीजन तो बताओ। जो माने उठ जाए। नहीं वैसे नहीं, वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको उपाध्याय जी, वाकई आप भी मुझसे एग्री करेंगे, जितनी भी हिली स्टेट्स हैं उसमें पूरी इकोनॉमी जो है 70-80% इकोनॉमी महिलाओं पे ही डिपेंड करती है। हाँ, पहाड़ की महिलाएं तो दमदार होती हैं, बहुत दमदार होती है। इसमें मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। सही बात है। और महिलाएं कहीं की भी हो उनका संघर्ष दोगुना रहता है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहाड़ की महिला के जीवन में थोड़ा और ज्यादा संघर्ष रहता है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं। ठीक है, इस पे एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, आज हम रेशम पे लौटते हैं। तो सुधीर मोहन शर्मा जी हमारे साथ है। तो शर्मा जी, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे कीट रोगों से बचाव हो, या फिर एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा जो किसानों को इस उद्योग को लेकर हो सकती है, ये सारी चीजें किसान बचा ले जाए, सेफ हो जाए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसकी तैयारी हमारी एकदम पुख्ता है। दरअसल में ये बड़ा वाजिब सवाल है। देखिए, जो जिंदा चीज है, मीन्स लिविंग वॉर्म्स, दैट टू वेरी डेलिकेट, तो उसको डील करना और उसको कायदे से पालना ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। सही बात है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि महिलाएं, क्योंकि उनमें एक वात्सल्य होता है, वो उसी तरीके से अपने कीड़ों को लेकर चलती हैं जैसे उसके घर में मेहमान आया या उसके घर में कोई अपना बच्चा आया, तो इसी तरीके से वो पालती, इसीलिए वो ज़्यादा सफल हैं। तो और अच्छा, जहाँ लेकिन इसके बाद भी चैलेंज तो कम नहीं होता। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है या कहीं पर बहुत तेज़ गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन ये फ़र्क अब इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि सरकार पक्के मकान दे रही है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि जो कीट दिए जाएं, कीट बीज दिए जाएं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। उत्तराखंड स्टेट में अभी तक 2020 तक 20,000 DFL का उत्पादन होता था। आप विश्वास कीजिएगा, 4 साल बढ़ते बढ़ते वो उत्पादन 7 लाख DFL का हो गया, डिजीज फ्री लेइंग का हो गया। तो और दैट टू विद
बहुत बढ़िया रेसेस के साथ में, CSR रेसेस के साथ में, FC2 FC1 रेसेस के साथ में, NB4D2 SS6 जैसी महत्वपूर्ण रेसेस के साथ में बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत जो क्लाइमेटिक चेंज है उसको काफ़ी कुछ उस चैलेंज को दूर करता है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, देखिए मार्केटिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मार्केटिंग को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया कि हमारी मार्केट किसानों के पास चली जाए, ठीक है, और साथ में किसानों को तुरंत भुगतान की व्यवस्था हो। तो किसान, आप उसी दिन किसान पैसा पा जाता है, जिस दिन की वो रेशम बेचता है उसी दिन किसान जो है पैसा पा जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उसको लाने की व्यवस्था करना, अच्छे कीड़ों की व्यवस्था करना, और साथ में मुझे जाने का मौका लगा, मैं गया था, मैंने देखा कि किसान जो है वो उसकी क्वालिटी जो अब नए किसानों के पास नए जो कीट की प्रजातियां आ रही हैं, वो उसका शेयर प्रतिशत आप 16% से बढ़ के 22% हो गया है। इसका मतलब है कि कितना 5% का 6% का परिवर्तन तुरंत आ जाना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए किसान जो है सजग हुआ है, और लगातार ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलना, एक्सपोजर होना। सरकार इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है कि ये जो बैगरीज हैं जो आती हैं क्लाइमेट की वजह से आती है, तो काफ़ी कुछ इनके चैलेंजेस को हम फेस करने की स्थिति में आ गए हैं। और इसमें मैं बताऊंगा कि जो सरकारी कर्मचारी, स्टाफ और जो पैरा वर्कर्स हैं, वो लगातार विजिट करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान ना होने दें। ठीक है सर, ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन प्रदीप सर के पास एक सवाल के साथ। प्रदीप जी, असल में क्या आपको लगता है कि सिल्क को लेके भी एक नेशनल सिल्क पॉलिसी जैसी कोई व्यवस्था देश में होनी चाहिए, जिसके जरिए समग्र विकास हो सके? हाँ जी, बिल्कुल, ऐसी जितनी भी व्यवस्था हो उतनी अच्छा है उसके उद्योग के लिए। अब आप ये देखिए कि हम अभी जिस तरह चर्चा कर रहे हैं जी, हमारे भारत में अलग अलग, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में भी सिल्क का उत्पादन हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, ईस्टर्न बेल्ट में भी पूरा हो रहा है, और जो साउथ में तो है ही है, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु और तेलंगाना जी। लेकिन वही जो हमारे भारत से जो पहले हिस्सा थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो इस मामले में कितना पिछड़ गए हैं। पाकिस्तान तो ना के बराबर हो गया, बांग्लादेश में भी थोड़ा सा उत्पादन हो रहा है। वो ये बताता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है और जिस तरह इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे सब कुछ हुआ है, खाली जलवायु से या खाली उससे नहीं, उसी वजह से सारा कुछ बढ़ रहा है। सर, पाकिस्तान का नाम लेके हम किसी भी कंपटीशन को हल्का नहीं कर देते। नहीं, बात उसकी नहीं है सर, क्या जिक्र कर रहे हैं? पाकिस्तान को तो गिनना ही छोड़ दीजिए, चाइना से बोलिए सर, मुकाबला वहां करिए। चाइना से मैंने बता दिया, चाइना तो 50,000 पे आ गया, लेकिन आप ये देखिए जो जूट उद्योग में या कॉटन में आगे था वो पीछे हो गया। वो ये बताता है कि हमारे यहाँ जो योजना है कितनी, चाइना को हम जब इतना पीछे छोड़ चुके, अब चाइना 50,000 उत्पादन पर आ गया है, तो हम जो नंबर 1 बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए बड़ी बात, जिस तरह महिलाओं की कर रहे थे, महिला उत्पादक में भी नंबर 1 है और उपभोक्ता में भी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा साड़ियां जो इसकी बनती है, कांजीवरम की बने या बनारस की बने, जो भी सिल्क की बनी है, भागलपुर की बने, टसर सिल्क की बने, उन सबका उपभोग सबसे ज्यादा महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कि राखी के धागे के अंदर भी सबसे बड़ा जो है रेशम का इस्तेमाल होता है। तभी तो हमारा जो कहते हैं ना, जो हमारा जो आज जो योजना बनेगी, तो आज हम इतना आगे पहुंच चुके हैं, तो हम फिर कह सके कि रेशम की डोरी ने सारा संसार बांधा है। इस तरह का रेशम हमारा आगे जा रहा है कि अब इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि देखिए जिस तरह बात करें, सबसे कीमती है, बहुमूल्य, पूरे कपड़ा उद्योग में देखें जब पूरे विश्व में 0.2% रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी इतनी मांग, इसकी चमक इतनी अच्छी है, और जो हमारे भारत की गुणवत्ता है उसका सबसे बड़ा कारण है। चीन क्यों पिछड़ा कि उसकी गुणवत्ता बहुत पीछे रह गई। और जो सिल्क हमारे यहाँ देखिए, जो कम वाले जब वेस्ट की जिस तरह बात कर रहे थे, आप वेस्ट में भी देखिए पिछले साल जो है वेस्ट के अंदर भी 3300 मीट्रिक टन जो है इसका निर्यात किया गया है। अच्छा। वेस्ट वाले का कितनी बड़ी बात है कि जो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, वो भी इस कारण संभव हुआ कि तकनीक और अच्छी आ रही है, किसानों को समझाया जा रहा है, जिसको वेस्ट समझ के फेंक देते थे उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद उसका रेशम बनाया, उसका निर्यात किया गया। 3300 मीट्रिक टन कम नहीं होता कि आप वेस्ट मटेरियल से ही उसको 3300 मीट्रिक टन उसका निर्यात कर दें। तो ये सब जो चल रही है, और भी अगर जितनी योजनाएं बनती हैं, हालांकि ये पूरा इसके लिए बना हुआ है, इसका सब कुछ जो है विदेश के अंदर है, अनुसंधान के लिए बात हो रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, लेकिन पूरी एक पॉलिसी बने तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सफर यहाँ तक तय किया, अभी दूर तक जाना। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ सर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात आज रेशम की हो रही है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ पे आज हम बात कर रहे हैं सिल्क इंडस्ट्री की, रेशम उत्पादन की और सिल्क के उद्योग की और हमारे किसान भाइयों की। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रिपुदमन सिंह का रुख करेंगे। डॉक्टर सिंह, असल में जब हम रेशम की बात करते हैं, इसके उत्पादन की बात करते हैं, तो क्या सर आपको लगता है एक जीआई टैग जैसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए भी एक सेपरेट कोई सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से इसके दूसरे आयाम विस्तृत तौर पे वैश्विक मानचित्र पे अच्छे से टिक पाए और खरे उतर पाए? मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, पर इससे पहले जो आपने 2 चीजें पूछी उसका जो मैं जवाब दूंगा जी। देखिए, सिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपने बताया कि कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी। मैं वही बता नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी अंडर प्रिपरेशन है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, और उसमें सिल्क का मेजर रोल है। अच्छा। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि वो 1-1.5 साल में नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी आ जाएगी। सिल्क का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि उसमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके। दूसरा आपने ये बताया कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होता है ये, तो मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने बताया, जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, कि सिल्क यू आर डीलिंग द लाइव मटेरियल। तो हमारे यहाँ एक ये वो है, क्या कहते हैं, प्रथा है कि जब भी अंडे आते हैं, कीड़े आते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है, जैसे हम फसल की करते हैं ना। अच्छा। कि भाई हमारा ककून उत्पादन अच्छा हो। तो उसमें क्या होती है, जैसे हम अब एग्जाम्पल लें, हम अपने से लें एग्जाम्पल, जब हम बच्चा माँ के घर में आता है जी, तो 9 महीने में उसको सारे मौसम जो हैं, क्या कहते हैं, अब घर में ही देखने हैं, वो पूरा तरह सेफ है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो कीड़े का लाइफ साइकिल 30-35 दिन जो होता है आपका, 12 दिन जो है कीड़े को पालता है, सरकार पालती है अपने सेंटरों पे, पूरा आइडियल कंडीशन में, बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे कि बच्चा माँ के घर में होता है। जब 12 दिन के बाद जो बच्चे कीड़े बड़े हो जाते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी उसके उपाय भी हैं, कैसे उसकी लगातार, जैसे मैडम ने बताया, बहन जी ने बताया कि ट्रेनिंग दी जाती है, फलानी जाती है। और दूसरे आपके एक्सटेंशन वर्कर जब फार्मर के घर पर कीड़े होते हैं तो विजिट करते रहते हैं। अब आपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा, मुझे जरा एक बार रिपीट कर दीजिए। जीआई टैग और इंटरनेशनल ब्रांडिंग। जीआई टैग बहुत जरूरी है, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। बनारस सिल्क साड़ी का टैग दिया हुआ है, मूंगा सिल्क का भी टैग दिया जाएगा, और आगे के लिए भी हमको गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। देखिए सर, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे होगी हमारी? ब्रांडिंग का तो देखिए आजकल जमाना मार्केटिंग का है, तो ब्रांडिंग के जरिए मार्केटिंग होती है। हाँ, वही ब्रांडिंग की मार्केटिंग, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। ये तो बड़ा वेग सा जवाब हो गया सर, सरकार प्रयास कर, मैं उन प्रयासों को समझना चाहता हूँ ना आपसे, वो क्या प्रयास है, हम क्या कर रहे हैं? हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आजकल प्रयास कर रहे हैं, प्रयास मतलब ये आपका 70% ऑनलाइन ई मार्केटिंग हो रही है। शर्मा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, प्लीज सर। देखिए, सिल्क मार्क सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ही है और उसमें आपका बहुत अग्रणीय काम भी रहा था। सिल्क मार्क है इसलिए
उसका जियो टैगिंग है, सिल्क मार्क करके हम लोग पूरे यानी पूरे संसार के जितने भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन सबको एक तरीके से हम लोग नहीं सर, हम इंटरनेशनली कैसे कॉम्पीट करेंगे? हम ये तो बोलते थे भाई हम चाइना को पछाड़ देंगे, अब तो हम 1 नंबर पे जा रहे हैं, और पाकिस्तान को तो मैं गिनता ही नहीं हूं खैर, पर लेकिन बाकी जब अंतरराष्ट्रीय दूसरी कंट्रीज के साथ हम रेशम को लेके कॉम्पीट करेंगे और इस विमेन एम्पावरमेंट के साथ, तो उसकी ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इंटरनेशनली हम क्या कर रहे हैं सर? मैंने बताया कि जो सिल्क मार्क हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है, सिल्क मार्क जो है वो क्वालिटी कॉन्शियसनेस के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ही रखा गया है, और वो ये दृष्टिगत करते हुए रखा गया है कि विभिन्न देशों में क्या डिमांड है और किस तरीके से हम उनको कम्पिटिट कर सकें। तो इसलिए ऑलरेडी ये पिछले कई सालों से प्रयास चल रहा है और अब तो बहुत इंटेंसिफाई किया गया। जो समग्र की बात है, तो समग्र का एक मेन उद्देश्य यही है, एक मेन पॉइंट यही है कि हम लोग सिल्क मार्क को प्रोत्साहित कैसे करें। तो ये तो प्रयास लगातार हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच भी गए हैं कि हम किसी भी विदेशी कपड़े के मुकाबले एक अच्छी श्रेणी का कपड़ा बना रहे हैं। साथ में एक बात और बताऊं जी, हमारी क्लाइमेट चाइना की क्लाइमेट भिन्न है। हमारा जो रेशम का धागा बनता है उसके कंज्यूमर भी, जैसे बताया सर ने, हम खुद ही बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, विदेश भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ऑलरेडी इस बात को देख करके दूसरी मार्केट को ध्यान करके ही इस प्रकार का कपड़े का निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं, और बन भी रहा है कपड़ा कि जो मार्केट में सभी तरीके के कपड़ों को टक्कर दे सके। तो इस तरीके से ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, समग्र रेशम और फिर समग्र रेशम 2 जी, इनमें दोनों में बेसिक अंतर क्या है सर? समग्र 1 जो था, समग्र जिसे कहते थे, वो डोमेस्टिक मार्केट में को फैच करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में इंप्रूवमेंट कैसे हो इसलिए था। अच्छा। और समग्र 2 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो कि बाहर देशों में किस प्रकार से हम अपने धागे को या अपने रेशम को ऐसा बना सके कि हम विदेशी मार्केट में कम्पीट कर सकें। तो समग्र 2 ही बेसिकली शुरुआत इसी नियत से किया गया कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में आकर के कम्पीट कर सकें। तो इसका अगला एक्सटेंशन भी होने की उम्मीद है, जो समग्र 3 हो सकता है? जी, ये 2025-26 तक समग्र 2 चल रहा है। अब शीघ्र ही, अभी हाल ही में कल ही जो है एक सभी स्टेट्स की एक बैठक जो है वो देहरादून में बुलाई गई थी, इसमें कि मेंबर सेक्रेटरी साहब ने भी शिरकत की थी, और उसका उद्देश्य ये था कि हम समग्र 3 में क्या क्या डालें, अच्छा, किस तरीके से उसका निर्माण करें। तो इससे पहले कि हम लोग समग्र 3 लाए, उससे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि हम अपने रेशम के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किनके साथ खुद ही कर रहे हैं या किसानों से पूछ भी रहे हैं? किसान सभी लोग हैं उसमें, सभी लोग वहाँ पर बैठे हैं, सारा स्टेट वहाँ पर है, सारी स्टेट मशीनरी आई, और साथ में किसानों के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि फेडरेशंस के प्रतिनिधि भी उपलब्ध है, ताकि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें नई योजनाएं चाहिए। बिल्कुल। अब मैं थोड़ी बात और जोड़ूंगा शीघ्रता में कि देखिए, पहाड़ की बात जहाँ तक है, वो रेशम, शहतूती रेशम में तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी नहीं, जैसे वन्य रेशम है, वन्य रेशम में ओक टसर पर पाले जाने वाले, तो ओक टसर होता ही ऊपर है पहाड़ पे। ओक टसर 7000 फीट की ऊंचाई तक होता है, तो जो 7000 फीट के जो किसान हैं उनके लिए एक अच्छा साधन मिल रहा है, और ओक टसर की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए हर तरीके से हमारे रांची। लेकिन सर, पहाड़ में जिस तरह की नेचर क्लैमिटीज होती हैं, आपदाएं आती हैं, एक बादल फटा सब बर्बाद। देखिए, ये तो चीज ऐसा है कि वहाँ बड़े सर, ऐसा नहीं सर, वहाँ बहुत रिपीटेडली चीजें होती हैं सर। कुमाऊं मंडल में कम भी हो, लेकिन गढ़वाल मंडल में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं सर। एक बादल फटेगा, पहाड़ में जो आपने रेशम इकट्ठा किया है वो सब बह जाएगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, आप जानते हैं कि पहाड़ की जो रीढ़ है, अगर पहाड़ों का कुछ स्थायित्व देता है तो वो बांझ के पौधे देते हैं, क्योंकि बांझ जो है वो वर्षा को अट्रैक्ट भी करता है, तो जड़ों को जड़ों से जो है वो मिट्टी को बांधे भी रखता है। तो हमारे लिए तो देवतुल्य वही है, उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, नई वैरायटीज के ओक टसर को लेकर के आ रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को एक तरफ जहाँ रोजगार मिल सके, और वहीं पर हमारा जो है वो वातावरण भी अच्छा। ठीक है सर। सोनबीरी जी भी हमारे साथ हैं। तो सोनबीरी जी, अगर जब मौसम बदल रहा होता है या फिर कोई कीट रोग की जानकारी होती है, या और बाजार में क्या ऊपर नीचे चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है टाइम टू टाइम, और कैसे मिलती है? सर, हम जो जुड़े हैं अपने रेशम विभाग से, वो हमें सारी जानकारियां देते रहते हैं, और मांगने पे देते हैं, खुद से दे देते हैं? नहीं सर, खुद से ही कहते हैं। कैसे मिलती है? मुझे थोड़ा सा मैकेनिज्म कैसे मिलती है? सर, फोन पे बता देते हैं वो हमें कि भैया ये चीजें, इनका बचाव करना है, ये दवाइयाँ छिड़कनी है। अच्छा।
तो हमें सर कहीं भी परेशानी नहीं होती है और हमें इतने अच्छे से जोड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें तो इस विभाग के बारे में पता ही नहीं था सर। और बाजार का मोल भाव वो कैसे समझाते हैं आपको? बाजार का सर 500 रुपये किलो हमसे जो वो ले रहे हैं कोकोन, और हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने दे रहे। और आगे जैसे ही हमारा व्यापार बढ़ेगा और ज़्यादा हमारे जो है ये बढ़ेंगे कोकोन, तो फिर हम आगे की सोचेंगे सर कि हमें खुद और आगे जाना चाहिए। तो आपकी जिंदगी को इस रेशम ने कितना बदला है सोनबेरी जी? सर पहले बड़ी दिक्कत थी और कोई काम रोजगार कुछ भी नहीं था, और जब से हम रेशम विभाग से जुड़े हैं हमारा घर परिवार अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है हमारे यहाँ पर क्रांति सी आने वाली है, क्योंकि वैसे भी मेरठ क्रांति का देश है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई मेरठ में जो है यहाँ से इस तरह की क्रांति आए कि घर घर में जो है किसानों के यहाँ ये सहतूत के पेड़ लगें और रेशम पालें। आपने कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ा? जी सर। कितनी महिलाएं आपके अंडर काम कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं? सर मेरे साथ में जो है 10 महिलाएं तो हमेशा जुड़ी रहती हैं, और 10 से भी ज़्यादा मैं तो अदर गांवों में भी ये जो है करती रहती हूँ। सर मेरा काम अब यही है कि महिलाएं जो हैं घर में खाली ना रहें, चाहे बेशक जो है ये रेशम के कीड़े ही पालें, पर कुछ ना कुछ करते रहें। तो मेरठ से आगे कहाँ आप इस काम को फैला रही हैं? सर अभी तो हमारा मेरठ ही का आप कम समझ रहे हो क्या? मेरठ में ही फैल जाए सर अभी हमारे मेरठ में ही पूरे में फैल जाए, अच्छा, तब आगे की सोचेंगे। ठीक है। और सरकार तो फैला ही रही है सर। हम क्या फैलाएंगे? देखो सरकार कितना प्रयास कर रही है कि आज बच्चे को पता है कि रेशम से कितना हमें इनकम हो रही है। लेकिन कई बार सुनबेरी जी ऐसा होता है ना, सरकार की बातों से ज्यादा जो काम कर रहा होता है उसकी बातें समझ के दूसरा आदमी प्रेरित हो जाता है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर पीएम मोदी इतना कुछ कर रहे हैं तो उनकी चीजों को आगे बढ़ाने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और इसको आगे आपको बढ़ाना है। बिल्कुल सर, मैं तो जो है बिल्कुल इससे उसमें लगी हुई हूँ कि महिलाओं पे जैसे सरकार जोर दे रही है कि घर में, और मेरा भी यही प्रयास है कि कोई भी घर में ना खाली रहे और कुछ ना कुछ रोजगार करती रहे। ठीक है प्रदीप जी, कार्यक्रम को समेटना, लेकिन उससे पहले आपका आखिरी कमेंट सर, इस उद्योग के भविष्य को आप अगले 2 साल के लिए कैसे आंक पा रहे हैं एक पत्रकार की निगाह से? देखिए मैं बहुत अच्छे से आंक पा रहा हूँ। हम अगर देखें कि विश्व के अंदर जो है चाइना और भारत के अलावा उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, कोरिया और भी कुछ देश इसका निर्माण उत्पादन कर रहे हैं जी। लेकिन अब जिस तरह हमारे यहाँ स्पीड पकड़ी है, जिस तरह बताया चाइना इतना पीछे पहुंच गया और हम इतना आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 2 साल के अंदर हमारा जो उत्पादन है वो 50,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो सकता है जी। और जब इतना आगे हो जाएगा तो पूरी ये क्रांति और ज़बरदस्त हो जाएगी। और जो भारत इसकी जो मुद्रा है जिस तरह मिल रही है, तो हमारा भारत को जो है तीसरी शक्ति बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है रेशम बहुत बड़ा सहयोग कर सकेगा। और फिर कहूँगा वो ये बात कि हम बिल्कुल इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम अपनी रेशम की डोरी से पूरे संसार को बांध सकेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये उम्मीद हम भी करते हैं और ये उम्मीद पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर इस रेशम की डोरी से जो रिश्ता बंधा है हमारा और आपका, उसको भी आपको यूं ही कंटिन्यू करना है। थोड़ी ही देर बाद इस कार्यक्रम का लिंक यूट्यूब पे आपके पास होगा, आप जानते ही हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यहां 55 मिनट जो आपने मेरे साथ बिताए हैं वो और लोगों तक भी उसी शिद्दत के साथ जाने चाहिए। आप ऐसा जरूर करेंगे, मुझको उम्मीद है। गुरुवार को फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए सच के साथ।